प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में एससीओ को बताया पूरे यूरेशिया क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म। पीएम ने आतंकवाद के हर रूप के विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़ने पर दिया जोर, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की निंदा की। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में स्थित श्री साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, देश को मिला एक प्रमुख विचार केंद्र। भारत कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता बनाकर बढ़ा रहा है आगे। आजादी के अगले 25 साल का समय हमारे लिए होगा कर्तव्य काल। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में पार्टी अध्यक्ष बदले। सुनील जाखड़ को पंजाब, बाबूलाल मरांडी को झारखंड, जी किशन रेड्डी को तेलंगाना और डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश में पार्टी की कमान सौंपी गई। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार की एंट्री के बाद राज्य कैबिनेट की पहली बैठक। मुंबई में अजीत पवार ने नए एनसीपी कार्यालय का किया उद्घाटन। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी बुलाई पदाधिकारियों की बैठक। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस ने राज्य में नेता प्रतिपक्ष के पद पर किया दावा। आरआरटीएस प्रोजेक्ट पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा विज्ञापनों का हिसाब मांगे जाने के बाद से भाजपा लगातार हमलावर। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर पिछले 3 सालों में 1106 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करने का लगाया आरोप। कहा, योजनाओं के लिए पैसे की कमी का रोना रोने वाले केजरीवाल कट्टर बेईमान। और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में गत विजेता भारत की कुवैत से होगी भिड़ंत। 9वां खिताब जीतने पर होगी टीम इंडिया की नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की वर्चुअल बैठक की शुरुआत हुई। इस बैठक में एससीओ के सभी सदस्य देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान भाग ले रहे हैं। बैठक में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुए। वहीं तुर्कमेनिस्तान अतिथि देश के रूप में बैठक में शामिल हुआ। बैठक के दौरान ईरान आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को मिलकर लड़ने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि एससीओ को आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों की आलोचना करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा, एससीओ चार्टर के अनुसार सभी देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिविटी का होना बहुत ही आवश्यक है। बेहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। ईरान की एससीओ सदस्यता के बाद
हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक्ड देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। हमें इसका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना चाहिए। और वहीं एससीओ शिखर सम्मेलन पर विदेश मंत्रालय की ओर से विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर खास जोर दिया गया। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई को बेहद जरूरी बताया। इस बार भारत के एससीओ में सहयोग के 5 नए स्तंभ बनाए हैं। Introduced and nurtured by India in the SCO, especially in the field of startup and innovation, traditional medicine, youth empowerment, digital inclusion, and shared Buddhist heritage of SCO member states. Need to work together to eliminate the menace of terrorism in the region and globally, in consistency with Article 1 of the SCO Charter. Equally and condemn terrorism and eliminate safe havens, flow of finance to such activities. Fight against terrorism as the basic mandate of SCO still remains a central goal of SCO, something that was underlined, emphasized by the Honorable Prime Minister and also echoed in the room by other countries. और वहीं विदेश सचिव ने बताया कि एससीओ की सदस्यता मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास तौर पर ईरान के राष्ट्रपति को बधाई दी। वहीं इस दौरान ईरान को सदस्यता मिलने पर सहयोगी देशों द्वारा इसका पूरा स्वागत और समर्थन किया गया। All the leaders welcomed the completion of procedure for Iran to join as the organization's full member state. Prime Minister also congratulated President Raisi on this occasion. The leaders also welcomed the decision on signing the Memorandum of Obligation of Belarus to join the organization as a member state. The process of Belarus membership will be completed by 2024 SCO Summit next year. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में दुनिया भर के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति और भक्त मौजूद रहे। श्री साईं सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट ने पुट्टपर्थी के प्रशांति निलयम में एक नई सुविधा साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया। प्रशांति निलयम श्री सत्य साईं बाबा का मुख्य आश्रम है। समाज सेवी श्री रईको हीरा द्वारा दान किया गया कन्वेंशन सेंटर सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिकता और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रमाण है। विशाल परिसर में ध्यान कक्ष, उद्यान और आवास की सुविधाएं हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। मुझे खुशी है कि इस पवित्र अवसर पर श्री सत्य साईं बाबा के मिशन का विस्तार हो रहा है। श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। मैंने इस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें देखी हैं और अभी आपकी इस छोटी सी फिल्म में भी उसकी झलक देखने को मिली। इस सेंटर में आध्यात्मता की अनुभूति हो और आधुनिकता की आभा भी हो। इसमें सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। ये सेंटर स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस और एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए एक केंद्र बनेगा। यहां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान और एक्सपर्ट्स इकट्ठा होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सेंटर से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है।
जल्द लौटते हैं। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में आज स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू की 125वीं जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। 4 जुलाई 1897 को जन्मे अल्लूरी सीताराम राजू को पूर्वी घाट क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए याद किया जाता है। उन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था जो 1922 में शुरू किया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें मन्यम विरुडी कहा जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अल्लूरी सीतारामा राजू के योगदान को याद किया। अन्याय और शोषण के विरुद्ध उनका संघर्ष तथा केवल 27 वर्षों की आयु में उनका बलिदान भारतीय स्वाधीनता संग्राम का गौरवपूर्ण अध्याय है। जिस प्रकार सरदार भगत सिंह पूरे देश के लिए स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है, उसी प्रकार राष्ट्र गौरव के लिए मोर मिटने का आदर्श स्थापित करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू देशवासियों की स्मृति में सदा अमर रहेंगे। ये लगभग 10.5 करोड़ जनजातीय समुदाय के नायक तो है ही, साथ ही ये सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए भी पूजनीय है, नमन है। और वहीं आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ असम के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति आईआईटी गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को समय की मांग बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यूसीसी को लागू करने का अब सही समय आ गया है और अब इसमें किसी तरह की देरी सही नहीं होगी। I am somewhat stunned at the reaction of people when there is a thought afloat that something should be done with respect to directive principles under Article 44, and that is the state shall endeavor to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India, end quote. Now I can tell you, after 30 years, I am sure that situation must have come. I have no doubt it has come. Any further delay in implementation of Uniform Civil Code will be corrosive of our values. और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि आप भविष्य हैं और देश को आपसे कई उम्मीदें हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज वैश्विक मंच पर भारत सशक्त रूप से उभर रहा है। We are in Amrit Kaal. Some of us would not be here when India attains centenary of its independence in 2047. Warriors of Bharat at 2047, and I am extremely optimistic that from Amrit Kaal to 2047, Bharat will be at peak in the world. IIT Guwahati, the first IIT in this region, Northeast, and the only IIT so far, has continually been on incremental trajectory over 3 decades. Wherever I have gone in the globe as Vice President of the country, everyone has appreciated India's role as pharmacy of the world. और लोकसभा अध्यक्ष मंगोलिया में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। ओम बिरला मंगोलिया यात्रा के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति से भेंट करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष मंगोलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। स्पीकर बिरला मंगोलिया यात्रा के दौरान मंगोलिया के संसद के अध्यक्ष के साथ बातचीत करेंगे।
यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत और मंगोलिया की संसदों के महासचिव दोनों संसदों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष मंगोलिया में भारतीय प्रवासियों को संबोधित भी करेंगे। और यहां वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए टेरिफ में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में की। योजना के तहत औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कॉलेज की छात्र छात्राओं से संवाद भी किया। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और ऊर्जा विभाग के हितग्राही सहित लगभग 1600 युवा शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को भी पीएम के इस मिशन में योगदान देने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की जा रही है। सीएम ने कहा कि स्किल्ड मैन पावर तैयार करने के लिए, रोजगार सिखाने के लिए और युवाओं के मन में क्या नया विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से ये योजना ऐतिहासिक साबित होगी। और वहीं मध्य प्रदेश के संविदा कर्मियों को सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी राहत दी है। भोपाल में आज संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम का सभी लाभ जो है वो सभी को दिया जाएगा, ताकि हमारे रिटायरमेंट के बाद कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे हम अपना बुढ़ापा आसानी से गुजार सकें। सीएम ने कहा कि पिछली बार बात 90% की हुई थी, लेकिन अब 100% कैलकुलेशन मानकर सारा काम किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की व्यवस्था की जाएगी। नियमित पदों पर भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाएगा। नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की सुविधा दी जाएगी, विशेषकर मातृत्व अवकाश। इसके साथ ही कर्मचारियों का काटा हुआ वेतन वापस किया जाएगा और कोई केस भी नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भार दिया गया है और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बने। सुनील जाखड़ पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के भीतर तमाम सियासी उठापटक के बीच आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी के उनके सहयोगी मंत्री छगन भुजबल सहित अन्य मंत्रीगण भी आज हो रही कैबिनेट की बैठक में पहली बार शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक में शामिल होने से पहले अजीत पवार और एनसीपी के अन्य मंत्रियों ने मंत्रालय स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की।
इस बीच नवनियुक्त डिप्टी सीएम अजित पवार ने सभी एनसीपी सांसदों, विधायकों, एमएलसी, जिला प्रमुखों और राज्य प्रतिनिधियों को 5 जुलाई को एमईटी बांद्रा में एक बैठक के लिए उपस्थित होने के लिए कहा है। वहीं शरद पवार ने भी अपने सभी सदस्यों को 5 जुलाई को वाईबी चौहान सभागार में बुलाया है। और वहीं इस बीच महाराष्ट्र में बदले सियासी समीकरण के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद राज्य में बदले सियासी हालात के मद्देनजर कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अपना दावा किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि प्रदेश में आज जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक विपक्ष में कांग्रेस ही इस समय सबसे बड़ी पार्टी है। नाना पटोले ने कहा है कि हम विधायक दल की बैठक की रिपोर्ट हाई कमान को भेजेंगे और वे जो भी निर्देश देंगे उसका पालन करेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वामी अमरज्योति कंडावारी में गौवंश पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नई बन रही गौशालाओं पर खुशी जताई और कहा कि ऊना में शूटिंग रेंज भी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए वे हमेशा तत्पर हैं। इनके विचारों में राष्ट्रभक्ति है, जो एक और गौ माँ की सेवा के लिए बहुत बड़ी गौशाला बना रहे हैं। वहीं पर विज्ञान के माध्यम से अच्छी प्रजाति की गाय हमारे पूरे क्षेत्र में मिले उसके लिए अनुसंधान भी कर रहे हैं। तो जहां एक और जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इन तीनों को बल दे रहे हैं, वहीं पर हमारे यहाँ पर शूटिंग के खिलाड़ी भी बने, तो एक शूटिंग रेंज भी तैयार कर रहे हैं। और न केवल शूटर्स बनेंगे बल्कि भविष्य के हमारे सैनिक भी यहाँ से तैयार हों, तो पूरे इलाके को इसका फायदा मिलेगा। और वहीं इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना के एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। और वहीं सोमवार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आप सरकार को जमकर फटकार लगाने के बाद आज भाजपा ने केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की आप सरकार को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल को नाकाम करार दिया है। उन्होंने कहा कि जनता की भलाई के लिए बनाए गए RRTS प्रोजेक्ट के लिए आप सरकार को केवल 1138 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन वो भी आप सरकार नहीं दे पाई। आपको बता दें कि सोमवार को आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए फंड्स मुहैया कराने में असमर्थता जता दी थी। दिल्ली मेरठ का ये कॉरिडोर करीब 82 किलोमीटर का है और दिल्ली से मेरठ 60 मिनट में आम जनता दूरी तय कर लेगी। इसकी कुल लागत 31,632 करोड़ रुपए, जिसमें अब तक केंद्र सरकार अपना पूरा योगदान दे चुकी है और ये 2019 में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को 5,828 करोड़ रुपए देने थे। दिल्ली के हिस्से में 1138 करोड़ था केवल। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कहा गया कि ये जमा कराइए। अरविंद केजरीवाल जी अपने शराब के व्यापारी मित्रों की चिंता करते हैं, अपना शीश महल बनाते हैं। और वहीं 3 सालों में सबसे ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च करने के मुद्दे पर भी आपको घेरते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल को कट्टर भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पास इश्तिहार के लिए 1106 करोड़ रुपए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है। 3 वर्ष में अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान घोटालेबाज वसूली सरकार ने अपना महिमा मंडन करने के लिए 1106 करोड़ रुपए के इश्तिहार दे डाले। एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ 1106 करोड़
in the last 3 years have been released by the most dishonest, the most corrupt leader in India, Mr. Arvind Kejriwal. और वहीं केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील में IWT टर्मिनल के निर्माण की आधारशिला रखी। देश में जलमार्गों को सशक्त बनाने की दिशा में ये एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार मालवाहक और यात्री जहाजों की आवाजाही के लिए 23 नदी प्रणालियों का विकास कर रही है, जिसका लक्ष्य परिवहन के सस्ते साधन के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों का अधिक से अधिक उपयोग करना है। सरकार का ध्यान नदी प्रणालियों के माध्यम से आवाजाही बढ़ाने पर है, जो परिवहन का एक हरित साधन है और ट्रेनों और ट्रकों की तुलना में सस्ता है। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पंजाब के अमृतसर जिले में पाक प्रायोजित नार्को आतंकवाद मामले में आरोपी 2 भाइयों के घर को कुर्क कर लिया है। दोनों भाइयों विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम सिंह उर्फ विक्की और मनिंदर सिंह उर्फ मणि की आवासीय संपत्ति को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 25(1) के तहत आतंकवाद की आय के रूप में चिन्हित करने के बाद कुर्क किया गया है। मामले में दोनों भाइयों को NIA पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ये मामला पाकिस्तान से भारत में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी के लिए नार्को टेरर मॉड्यूल द्वारा रची गई साजिश से संबंधित है। सीमा पार से आयातित सेंधा नमक की आड़ में ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। तस्करी की गई दवाओं की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग पंजाब में चल और अचल संपत्ति बनाने के अलावा कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को वित्त पोषित करने के लिए किया जा रहा था। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।